हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम हरियाणा सेट मेंस ग्रुप 57 पेपर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में पहले करा चुका हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। वाई का एक्स से क्या संबंध है? चलिए करते हैं। एक्स ने कहा, क्या कहा कि वह यानी कि वाई, वह मेरे पिता के पिता यानी कि दादाजी की पोती यानी पोती इधर आ गया। पिता की पोती यानी कि इसकी क्या हो गई, ये एक्स की बहन हो गई यहाँ पर। ठीक है, का पति है, पोती का पति है कौन? वाई। ये आपको पति हो गया वाई। ठीक है, तो ये से क्या लगा, एक्स का। वाई का एक्स से क्या संबंध है? तो वाई क्या हुआ, वाई एक्स से क्या हुआ, बहनोई हुआ ना। वाई एक्स से क्या हुआ, बहनोई हुआ, बहनोई यानी कि उसकी बहन का पति है वो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। 30 और 50 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं आपकी कौन कौन सी है? 131 है, दूसरी 37 है, तीसरी 41, फिर 43 और फिर 47। ठीक है, तो औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है? ये 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं इनका योग। इन्हें सबको जोड़ने पर क्या आएगा आपका? 199 आएगा। ठीक है, अपोन में 5। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39.8। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र यानी कि दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? सबको पता होना चाहिए, हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 नवंबर 2002 में। तब 1 नवंबर 2002 में। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे, हरियाणा के अंदर सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा था? आकाशवाणी केंद्र, और उसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। पहला आकाशवाणी केंद्र था रोहतक। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 8 मई 1976 को। ठीक है, फिर दूसरा आया आपका कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र। इसकी स्थापना आपकी 24 जून 1991 में हुई थी। फिर तीसरा आपका हिसार आकाशवाणी आया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 जनवरी 1999 में। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता। तो ये आपकी साक्षी मलिक है।
रोहतक के मोखरा गांव के रहने वाली। इन्होंने 2016 जो रियो ओलंपिक था, रियो ओलंपिक में कौन सा जीता था बताइए? रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। यानी ये देश की पहली महिला पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। ठीक है, कौन सा जीता था? कांस्य पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्रम में आगे आने वाली संख्याएं कौन सी है? कौन सी संख्या आएगी इधर बताइए? चलिए करते हैं। 0 है, 6, 24, 60, 120, 2, 10 और यहाँ पर कौन सी आएगी कुछ है। ठीक है, तो ये क्या कर रखा है इन्होंने? 1 का क्यूब करके -1 कर रखा है इधर। ठीक है, इधर क्या कर रखा है? 2 का क्यूब करके -2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 -2। ठीक है, इधर 3 का क्यूब करके -3 यानी 27 में 3 गए। ऐसे ही इधर भी सेम ऑर्डर चलता जा रहा है। 4 का क्यूब करेंगे -4 कर रखा है। ठीक है, ऐसे इधर 120 में 5 का क्यूब -5 यानी कि 5 पंजे 125, 25 पंजे 125 यानी कि 120 आ गया। ऐसे ही इधर 6 का क्यूब कर रखा है और -6 कर रखा है यानी कि 210। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे फिर वो आएगा 7 का क्यूब -7 कितना हो जाएगा? इधर 7 का क्यूब होता है आपका कितना होता है? तो 7 49 सत्ते कितना होगा? 7 में 63 का यहाँ से लगा 6 7 चौक 28 30 30 31 32 33 34 यानी 343। 343 में 7 गए कितने होंगे? 343 में 7 जाएंगे तो आपके ये 343 में से 7 गए तो आप हो जाएंगे 6 इधर हो जाएगा, फिर 1 और सॉरी इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 रह जाएगा यानी कि आपका 336 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 336 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है आपका सैंड बार। क्या? सैंड बार। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा का गांधी कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए, बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे इसमें इस पेपर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है बताइए? तो ये है आपका सी यानी कि सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशनों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कोड क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54। 108, 288 और 360 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं, ये तो आपका आता हो। पहले हम इन दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे, 108 288 का। ठीक है, उसके बाद जिनका जो HCF आएगा, इनका जो HCF आएगा इधर उसके साथ मिला के 360 का फिर HCF करेंगे। ठीक है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं 108 288 108 एकम 108 दूनी 216 है ना, 200 जाएगा। 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7। ऐसे ही करते हैं ना इसको।
HCF को। अब ये जो वाली संख्या है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। ठीक, 72 एकम 72 इसी से जाएगा ये, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 7, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। अब ये वाला इधर आ जाएगा इधर, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। तो ये 36 दूनी 72। अब जिससे चले जाए, जिससे ये आपका पूरा चले गया यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे HCF हो जाएगा कितना 36 आपका HCF हो जाएगा, है ना। अब इसके साथ और आपका 360 इन दोनों का HCF निकालेंगे 36 और 360 का, ठीक है। चलिए करते हैं। इसका सीधा कितना हो जाएगा HCF, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। 36 360 तो चली जाएगा डायरेक्ट ही भाग, यानी कि 36 दाम 360। तो आपका यानी कि HCF क्या होगा 36 ही आएगा ना। क्या है आपका 36 आपका HCF, यानी महत्तम समापवर्तक आ गया। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी के सबसे भारी ठोस आवरण या ढांचे को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और इसके निचले वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, उसके अंदर उससे भी अंदर वाले भाग को कोर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56। फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। ये आपकी फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिर कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया है, प्रोग्रामिंग का है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी, उसका सी में एक फंक्शन के लिए एरे पारित या पास करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, यानी कि संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए रेफरेंस के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58। डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। देखो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, अब यहाँ समझ में आएगा। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इसी मिट्टी का बना है। अब भाई उत्तरी मैदान में क्या गंगा, ठीक है, सब जानते हैं। उसकी मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं थे क्योंकि वो डायग्राम में थे, ठीक है। मैं आप करा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का सही प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहला आरेख था, इस तरह से बना हुआ था कुछ, ये। दूसरा इसका आरेख था, ये बना हुआ था आपके ऐसे, तीनों इक्वल थे। तीसरा इसका आरेख बना हुआ था, ये बना हुआ था ऐसे और ऐसे। चौथा आपका बना हुआ था ऐसे, एक ऐसे और ऐसे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका राइट। देखिए आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कैसे, ये जानवर का आरेख होगा, सर्कल हो गया। तो देखो हाथी और भेड़िया दोनों ही जानवर है, ये हाथी अलग है और भेड़िया अलग है, लेकिन ये दोनों ही जानवर भी तो हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 60। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी, पति पत्नी का संबंध डबल लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। पिता की पत्नी
के इकलौते बेटे, यानी इकलौता बेटा है, इकलौते बेटे की बेटी है। तो ये बताइए, जो ये बोल रहा है तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोल रहा है, ये खुद वही इकलौता बेटा तो वही होगा और तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, वो खुद ही इकलौता बेटा हुआ, उसकी बेटी ही है। तो तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि वो उसी की तो बेटी हुई। ठीक है भाई, जो बता रहा है वही तो इकलौता बेटा है। इकलौता मतलब एक। ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है कि मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि मेरी बेटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो ये राखीगढ़ी संग्रहालय बनाया गया, आपको पता होगा, हिसार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? बताइए। आपको पता होगा कि जब इन संख्याओं के अंकों का योगकार 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंकों का योग, देखते हैं कितना हुआ। ये 5 4 9, इधर देखते हैं, 5 4 1 3 2 6, कितना हो गया? 5 4 9 1 10 3 13, इधर 2 15 15 6 21, यानी कि इधर डिविजिबल है 3 से, है ना? 21 डिविजिबल, 3 7 21। और इसका देखते हैं 1 2 3 4, इसका जो योग होगा इनके अंकों का वो 4 होगा, वो तो डिविजिबल नहीं होगा ये वाला। तो सी है, सी बी का भी योग करके देख लेना, ये भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। तो ये कौन सा है? ये है आपका, आपने देखा होगा गांव में जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग की जाती है कुछ भी विज्ञापन पर दर्शाने के लिए। ठीक है, तो वॉल पेंटिंग सबसे व्यापक और सबसे पसंदीदा एडवर्टाइजमेंट का एक रूप है, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, पंजाब हाई कोर्ट की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई? ये की गई थी आपकी सन 1955 में। कब? 17 जनवरी सन 1955 में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, और ये क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ जमा है और गुणा का अर्थ घटा है, तो इसका मान हमें पता करना है। चलिए करते हैं। 36 12 4 लिखते हैं, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, चलिए ये इसका अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ यानी गुणा का अर्थ माइनस, ये आपका माइनस हो गया। और प्लस का अर्थ क्या है? डिवीज़न, यानी कि आपका ये डिवीज़न हो गया। ठीक है, और डिवीज़न का अर्थ क्या है? प्लस, यानी कि आपका ये प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ आपका डिवीज़न है, यानी कि ये आपका डिवीज़न हुआ यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले डिवीज़न करते हैं इसका, इधर इसका, चलिए करते हैं।
तो 36, ये आपका हो गया 3, इधर भी आपका 2 3 6, ये आपका बचा है ये। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 3 9, तो इसका 3 माइनस 36 माइनस 3 प्लस 9 आपका ये आ गया। तो कर लेते हैं अब। 9 में से 3 गई 6, 6 और 36 कितना हो गया 42। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 42, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? ये आपके उत्तर अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैलोक फंक्शन का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा सिंटैक्स सही है? ठीक है, बताइए। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैलोक, फिर ब्रैकेट में साइज ऑफ, फिर ब्रैकेट इंट, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। देखिए कंप्यूटर के कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसमें भी ये भी अच्छे खासे लेवल के हैं, प्रोग्रामिंग लेवल के। ठीक है, यानी कि जिसके पास कंप्यूटर होगी, जिसने पढ़ी होगी, तो वो तो कर सकता है। वो भी ढंग से नहीं कर सकता, अगर अच्छे तरीके से पढ़ी हुई तो कर सकता है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। ये लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, बताइए। ये है आपकी ऑप्शन बी में है, एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो डिस्क आर्म की वर्तमान स्थिति के सबसे करीब के अनुरोधों को पूरा करता है और उस दिशा में कोई और अनुरोध न होने पर दिशा बदल लेता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित है। देखिए अभी बताया था मैंने, क्रस्ट के नीचे कौन सी परत स्थित होती है? आपकी मेंटल होती है, मेंटल। और मेंटल के नीचे कौन सी होती है? कोर। आपका राइट आंसर ए है। चलिए, कोर सबसे अंदर की परत होती है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 72, 108 और 2100 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है हमें। ठीक है, देखिए हम इसको एलसीएम विधि से करेंगे, ऐसे करके 72, 108 और फिर 2100। तो आपका बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे बढ़िया हम इसमें करते हैं क्या, हम देख लेते हैं 72, 108 इनके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये संख्या है इनमें से कोई एक संख्या अगर वो इनमें से सबसे डिवाइड होगी, जो इसका एलसीएम है, तो इनके गुणनखंड जब हम करेंगे उनसे भी वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो वो संख्या उनके एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि इसको करते हैं हम 8 9 72। चलो पहले इसी से कर देख लेते हैं, यानी कि वो 9 से ज़रूर डिवाइड होगी आपकी। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले 9 से, या फिर 3 से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 3 × 3, यानी कि 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। पहले देख लेते हैं, ये 7 3 10 4 14, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो अंकों का योग 14 है, जो कि 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो ये तो एलसीएम नहीं हो सकता। ये दूसरा चेक करते हैं, 8 7 15, 15 3 18, ये हो सकता है। चलो चेक करेंगे अभी। फिर बी है आपका 7 3 10 और 6 16, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं अब 7 3 10 5 15, ये भी हो सकता है 3 से डिवाइड, लेकिन ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 9 से कौन सा डिवाइड होगा? ये वाला 7 3 10 और 8 18, इसके अंकों का योग किसने 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, यानी कि आपका एलसीएम आपका ऑप्शन सी ही होगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है ऑप्शन वाइज चेक करने की। ठीक है,
बाकी अगर आप ऐसे करना चाहोगे, ये 72, 108, 2100, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ऐसे करते नहीं, 2 2 3 6 2 6 12, इस तरह से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर इधर से करते हैं 2100 का, ठीक है, 1050 से ही आ जाएगा। इस तरह से करते हैं ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा जो आप बेस्ट मेथड आपको लगे तो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 71। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? तो भैया अम्बाला में पाई जाती है, यमुनानगर में पाई जाती है, पंचकुला में। तो किसी में नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती। आपकी आंसर आपका सिरसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132, 237 को विभाजित करने पर, देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो वहाँ पे HCF निकालने की बात होती है, ठीक है, जो 62, 132 और 237 को विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF की बात हो रही है, ताकि प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों संख्या को आपस में घटाकर उनका HCF निकालना होगा। चलिए करते हैं। पहले 132 में से 62 घटा लेते हैं, कितना होगा, 2 में से 2 0, 13 में 6 70, तो 170 हो गया आपका। फिर घटाएंगे 237 में से 132 को घटा देंगे, यानी कि सब में आपस में एक दूसरे से घटा देंगे, ठीक है। फिर उनका HCF निकाल लेंगे, ठीक है। 7 में से 2 गए, ये हो गए 5, 3 में 3 गए 0, 2 में से 1 गए 105, एक आपकी संख्या होगी 105, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा 237 में से 62 घटाने की बारी आ गई। 7 में से 2 गए 5, और 13 में से 6 गए 7, तो यहाँ पे बचा 175, यानी कि 175। तो आपकी ये जो 3 संख्या आई हैं, इनका आप HCF निकालेंगे, यानी कि पहले 2 का निकालेंगे, फिर उनके HCF के बाद 7 जो आएगा इसे मिला कर निकालेंगे, फिर जो बाद में लास्ट में HCF आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए करते हैं। चलिए करते हैं पहले 70 और 105 का, ठीक है। यहाँ 70 एकम 70 से जाएगा, कि 5 है, जिसमें 7 गए 3, फिर आपको पता है ये वाला इधर आ जाएगा, इधर इस तरफ, ठीक है। 70, तो यानी 35 दूनी 70, यानी कि इन दोनों का HCF क्या आ गया, जो इन दोनों का ये आपका आ गया 35, ठीक है। अब 35 और 175 पे HCF निकालेंगे। चलिए करते हैं। 35 और 175 पे, 35 और 175 पे, इससे कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, ठीक है। और 35 चौके कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 35 चौके 140 हो जाएगा, ठीक है। और 35 140, 35 पंजे तो पूरा चल जाएगा, 35 पंजे 175 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि HCF आपका 35 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या है 35 होगी, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 62, 132, 237 को विभाजित कर देगी और प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचाएगी, ये वो संख्या है, ठीक है। चलिए एक ट्रिक होती है तो समझ लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं गोर्स, ठीक है। याद कर लीजिएगा ढंग से इसको, गोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ये आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शन के बीच जानकारी पास करने के लिए
फंक्शन तर्क यानी कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू होती है वो आपसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको 1 3 3 6 7 9 इधर 12 और ये 21। ठीक है, देखिए ये डबल सीरीज दी हुई है। ठीक है, ये एक ये और इधर वाली 1 में 2 बढ़ रहा है, इधर 4 बढ़ रहा है। क्या इधर क्या बढ़ रहा होगा, यहाँ पे 6 बढ़ेगा पक्का, ये 13 होगा, देख लेना तुम। तो फिर इधर 8 बढ़ेगा, कितना होगा 21 हो गया। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना हो गया, राइट आंसर हो गया आपका 13। ठीक है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों यानी कि जिन लोगों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी उनमें से ये एक थे। कौन थे, अंबाला के थे, ये थे आपके कांसीराम। ये कांसीराम वो वाले नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये कांसीराम दूसरे है। ठीक है, ये अंबाला के रहने वाले थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1913 में। जो इसके मुख्य संस्थापक थे, ये तो संस्थापक सदस्य थे इसके, ये मुख्य संस्थापक थे, संस्थापक अध्यक्ष भी बोलते हैं, मुख्य संस्थापक अध्यक्ष थे इनके, किसके, गदर पार्टी के, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। ये थे सोहन सिंह था इनका नाम। ठीक है, सोहन सिंह भकना बोलते हैं। ठीक है, भकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि एक कोड में अल्टर्ड को ZOGVIVW लिखा जाता है तो उसी कोड में रिलेटेड को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये A है, A को Z लिखा हुआ है, यानी कि लेफ़्ट से अगर हम चलते हैं तो A 1 होता है, लेकिन जब हम राइट से चलेंगे ABCD के अंदर Z 1 होगा। ठीक है, जैसे ये होता है ना ABCD। ठीक है, ऐसा से अगर लास्ट में Z होता है ना, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, इधर से चलते हैं तो A में 1 आता है, अगर मैं इधर से चलूँ तो Z 1 गिना जाएगा। ठीक है ना, इसी हिसाब से कर लेते हैं। तो आपका A जो है इधर देखते हैं रिलेटेड में, ये हमें पता करना है A इसका क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए। तो Z तो यहाँ पर आपका 2 में आ रहा है, एक तो इसमें B में, एक C में। चलिए ठीक है, बाकी सब सेम है इधर तक का। ये IVOZG और IVOZG इधर भी। ठीक है, अब देखते हैं फिर लास्ट में क्या आपका D है। D कौन से नंबर पे, अगर लेफ़्ट से जाऊँ तो इधर रिलेटेड के अंदर सबसे लास्ट में है आपका 4थे नंबर पे। ठीक है, तो इधर से मैं जाऊँ 4थे नंबर पे, क्या पड़ेगा हमारा, क्या पड़ेगा WXYZ, यानी कि W पड़ेगा हमारा। ठीक है ना, मैं राइट से जाता हूँ तो ये 4थे नंबर पर पड़ेगा, यानी कि जो D है इधर रिलेटेड का, उसकी जगह W आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका C में है। ये आपकी ऑप्शन से जल्दी निकालने की ट्रिक है, वरना आपको पूरे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, फिर निकालूंगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ग्रामीण बाज़ारों का वर्गीकरण डैश में किया जा सकता है। पहला है उपभोक्ता बाज़ार में भी किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे आप सामान खरीदने जाते हैं कुछ भी, और दूसरा सेवा बाज़ार, जहाँ पे आप सर्विस वगैरह खरीदते हैं कुछ भी।
एक औद्योगिक बाजार जिसे इंडस्ट्रियल मार्केट बोलते हैं, यानी कि सभी में किया जा सकता है इसको। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण उपभोक्ता बाजार में किया जाता है, सेवा बाजार में भी और औद्योगिक बाजार में भी। तो सभी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? ये तो बड़ा आसान है, सीधे सीधे घटाना या जोड़ना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, पहले इसको करते हैं 7429 में से 4 3 5 8 गए तो कितने बचे? 9 में से 8 गए 1, इधर कितना बचा? 12 में से 5 गए 7, इधर गया 3 में से 3 गया 0, ठीक। इधर क्या 7 में से 4 गया 3, तो कितना बचा? 3071, ठीक है, 3071, ठीक है। ये क्या है? 8 5 9 7, इसको क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया, ये इक्वल में आ गया आपका, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 5 9 7 -3 0 7 1, ये इधर चले जाएगा x, ठीक है। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 0 कुछ नहीं, 5 ही बचा, ठीक है। और 8 में से 3 गए 5, यानी कि 5526। राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, घटा का सीधा सीधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? बताइए। ये आपका फरीदाबाद, ठीक है। इसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सभी ज़िलों में 22 के 22 ज़िलों के में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी के अंदर है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा इसी का ही है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे ये बताइए ग्राम पंचायतें टोटल कुल कितनी हैं? जो वेबसाइट है हरियाणा ग्राम पंचायत की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है ग्राम पंचायतें दी हुई है 6225 दी गई हैं, ठीक है। कुल ग्राम पंचायतें कितनी? कुल ग्राम पंचायतें हैं कुल ग्राम पंचायतें हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। 2 4 8 16 ये 1024 तक ये संख्या है, सीरीज़ है एक। इसमें कितने पद है, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं? जैसे 1 2 3 4 ऐसे है कि कुल कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए 2 लिखा है, 4 8 16 और ये 1024 तक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है सब? यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये 2 की पावर 10 तक जा रहा है, यानी कि इसमें कुल मिला के ये संख्या होगी ना 1 2 3 4, इससे आप लगा सकते हैं, पावर से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी संख्या। तो 10 संख्याएँ कुल मिला कर, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है? ये होता है आपका एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर करती है, डिपेंडेंट स्टेटमेंट कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? बताइए, सबको पता होगा, ये तो 3 बार है। चलिए ये तो पता है, ये बता दीजिए कब कब लगाया गया है, ठीक है। उस समय राज्यपाल और आपके सीएम कौन कौन से, बताइए। तो पहली बार जो लगाया गया था, कब लगाया गया था? 1920 नवंबर 1967 से लेके कितना 22 मई
1968 तक। ये जो पहला जो आपका राष्ट्रपति शासन था हरियाणा में, सबसे लंबा था, ठीक है। इसमें आपके सीएम कौन थे? सीएम और राज्यपाल कौन थे, गवर्नर कौन थे, बताइए। इसमें आपके सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और राज्यपाल थे आपके BN चक्रवर्ती। कौन से? BN चक्रवर्ती, ठीक है। अच्छा, दूसरा बताइए। चलिए दूसरा बताते हैं। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था आपका 30 अप्रैल 1977 से कब तक? ये लगा था आपका 21 जून 1977 तक, ठीक है। इसमें सीएम कौन थे और राज्यपाल कौन थे, बताइए। सीएम और राज्यपाल बताइए इसमें कौन थे। सीएम थे इसमें आपके बनारसी दासगुप्ता। कौन थे? बनारसी दासगुप्ता, या शॉर्ट में बोल दीजिए आप BD गुप्ता, ठीक है ना। राज्यपाल थे आपके, ये थे आपके कौन? जय सुखलाल हाथी, ठीक है। चलिए तीसरा बताइए कब लगा था। ये लगा था आपका 6 अप्रैल 1991 से कब? 23 जुलाई 1991 तक, ठीक है। सीएम कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला, यानी OP चौटाला। राज्यपाल कौन थे हरियाणा उस टाइम? राज्यपाल थे आपके कौन थे? ये थे धनिक लाल मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? ये बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको। प्रश्न चिन्ह को x मान लिया हमने, x दिया भी हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने लिख लिया था अपने आप ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? x बराबर 16, 35, 7, 7, 3 में से इसको ये उधर आ जाएगा इस तरफ, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 248 इधर आ जाएगा और 1936 इधर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ दीजिए 8, 3, 11, नहीं लास्ट में, यानी कि एक इधर ही है, तो आप आगे सोल्व ना करें, इसको जोड़े हैं तो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट में एक आएगा, एक इसी में है केवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ये भी आपका कंप्यूटर्स का आ गया। घूर्णी विलंब क्या है, यानी कि रोटेशनल डिले क्या है? ये है आपका डिस्क अनुरोध को संसाधित करने के लिए डिस्क नियंत्रक द्वारा लिए जाने वाला अपेक्षित समय घूर्णी विलंब या रोटेशनल डिले कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एक निश्चित कोड में सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है, तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा, बताइए। चलो देखते हैं क्या कर रखा है उन्होंने। SIKK, बस इसी तरह इतने लिख लेते हैं, आगे नहीं लिखते इसको। THLJ, बस इतना लिख लेते हैं, आगे नहीं लगता इसको। यानी कि पहला जो आपका लेटर है उसको राइट से जाने पे PQRS 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब दूसरे लेटर में आएंगे तो उसको हम लेफ़्ट जाएंगे तो 1 बढ़ेगा लेफ़्ट इस तरफ, HI, ठीक है ना। ऐसे ही राइट में +1 जाएगा, फिर लेफ़्ट में +1 जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोड बना लेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ऐसे ट्रेनिंग करेंगे TRAINING
ए आई, बस इतना लिख लेते हैं अभी, ठीक है। पहले राइट जाएंगे, पी क्यू आर एस टी यू आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यू आपका इसमें आ रहा है, चलो देखते हैं थोड़ा सा और। फिर इधर ये इधर क्यों है, पी क्यू आर बिल्कुल +1 इधर हो रहा है, +1 लेफ्ट साइड इधर हो रहा है, ठीक है। फिर ए से इधर बी आना चाहिए, बी हैगा यहाँ पे, तो आपका यही होगा, आप देख लेना है पूरा, आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड जिसको बोलते हैं की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 1958 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को। अच्छा, इसके नैफेड की फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता होगा तो। इसका है नेशनल बताइए क्या होगी, नेशनल कोऑपरेटिव ये टी है आपका, TIVE है ना, नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एन मिल जाएगा इधर, लेकिन यहाँ पे सी कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इसके लिए आपको कोऑपरेटिव मार्केटिंग लिए सी और एम यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी कि ये आपके नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें आप देखोगे तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। फुल फॉर्म इसकी ये है, लेकिन सी ना तो सी के बारे में कोई कोड इधर दिया गया हुआ है, ना मार्केटिंग के एम के बारे में इधर कुछ दिया गया है। फिर डायरेक्ट FED यानी कि फेडरेशन डाला हुआ है इधर, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में भी यहाँ पे कोई नोटेशन नहीं दी गई है, यानी कि इसमें नाफेड के अंदर कोई एक्रोनिम नहीं है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म, तो आपकी फुल फॉर्म ये है पूरी। अच्छा, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, नाफेड के इस टाइम चेयरमैन, तो इसके चेयरमैन हैं आपके, CH लिख देता हूँ, ये है आपके डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है, तो ये आपका पानीपत का, सबको पता होगा, ठीक है। ये लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। लेकिन अभी इससे भी लंबा एक 6 लेन का फ्लाईओवर बनने जा रहा है, कहाँ पे, नेशनल हाईवे 66 पे, लेकिन हरियाणा में नहीं है, ये है आपका केरल और कर्नाटक के बीच बनना जाएगा, केरला और कर्नाटक के बीच बन रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी 13 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी, तब ये बड़ा हो जाएगा और हरियाणा वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। आप सबको पता है औसत गति क्या होती है, या औसत चाल या औसत गति, औसत गति होती है आपकी कुल दूरी में लिया गया कुल समय, ठीक है, ठीक है, ये होती है ना। अच्छा, तो ये आपका एक वर्ग है ये, यानी इसके चारों बजाय बराबर है, मान लेते हैं इसकी चारों बजाय x है, ये भी x,
ये भी x, ठीक है। इसमें ये यहाँ से जब यहाँ से यहाँ जा रहा है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है, जब इधर से इधर आ रहा है तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है, और इधर से इधर आने पर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आने पर ये आपका 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है, ठीक है। आइए करते हैं इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, x है, ये भी x यानी कि हो जाएगी 4x कुल दूरी हो जाएगी हमारी, ठीक। और लिएगा कुल समय की क्या हो जाएगा, अब समय क्या हो जाएगा, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। वो इधर रख देंगे, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, इधर इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके सबके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, फिर रखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए हो जाएगा आपका 4x कुल दूरी होगी आपकी, और जब इधर एक आपका वर्ग था, इधर से इधर जाने में ए से लिख लेता हूँ ABCD, यानी AB से जाने में इसकी दूरी थी x, यानी सभी की दूरी x थी इधर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा इधर, इसके लिए जो A से B में जाने के लिए समय क्या हो जाएगा, x अपॉन 200, यानी कि ना दूरी बटे 4 हो जाएगा समय। ये तो होता है, ऐसे सबके लिए समय अलग अलग हो जाएगा। इधर इसके लिए x बटे 400 हो जाएगा, B से C के लिए, जैसे C से D के लिए 600 बटे x बटे 600 हो जाएगा। ऐसे ही D से A के लिए x बटे क्या हो जाएगा 800। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, बस आपका आंसर फिर बाद में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये x है, इनका एलसीएम ले लेते हैं सबका, 200, 400, 600 और 800 का, ठीक है। चलिए तो इनका एलसीएम हो जाएगा इधर 2400, ठीक है, 2400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा आपका 200 से जो गया 2 12, यानी कि 12x। इधर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 400 से 6x, और इधर आ जाएगा आपका ये जो है 6 चौक 24, यानी कि 4x। और इधर आ जाएगा आपका ये गया 3, यानी कि 3x, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे, उसके लिए थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं थोड़ा, चलिए इसके यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉरी, हाँ ये तो यहाँ तो 4x था, यहाँ ये तो 4x था, ठीक है, ठीक है। ये 4x इधर नीचे सबको जोड़ देंगे, 12 6 कितने हुए 18, 12 6 18 और 4 22 और 3 25, यानी 25x, ठीक है। नीचे में 2400, ठीक है। तो ये क्या चले जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका 2400 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। x से x कट जाएगा, ठीक है, 5 25 और इधर हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, ठीक है। फिर 5 से जाएगा 5 5 9 45, 5 9 45 और 5 30, ठीक है। 96 चौके कितना हो जाएगा फिर आपका, 96 चौके बताइए कितना हो जाएगा,
6 चौक 24 का 4 से लगा 2, 9 चौक 36 37 38, यानी कि 384 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका। 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। देखिए, इसका गुणनखंड कर लेते हैं पहले हम। इनका अगर 27 से विभाजित होगी तो 3 से ज़रूर विभाजित होगी। 3 3 3 9 3 27 है, यानी कि 3 से ज़रूर विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग कितना है? 4 3 7। तो ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी विभाजित। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना है? 4 4 8। तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। जब 3 से नहीं होगी तो फिर 27 से भी नहीं होगी। ठीक है, इधर देखते हैं। इसके 4 2 6 हैं, इसका 5 4 9 है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये 9 से भी विभाजित होने चाहिए, क्योंकि 3 × 9 ये भी तो हो सकता है इसका जो आपके मल्टीपल है, यानी कि गुणनखंड है, ये भी तो हो सकता है 3 9 27। ठीक है, लेकिन 9 से तो ये 24 तो नहीं होगा, 240 तो नहीं होगी विभाजित। लेकिन ये 5 4 9 ये हो जाएगी आपकी 6 9 54 कर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी, यानी कि 9 से डिवाइड हो सकती है। 3 से भी होगी, 9 से भी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाइज ट्रिक आसान होती है। वैसे करूँगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। सभी को डिवाइड करके देखूँगा। सबसे बढ़िया से गुणनखंड कर लीजिए किसी भी एक संख्या का, फिर ऑप्शन वाइज को देख लीजिए कौन कौन से उनसे डिवाइड हो रही है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आ गई आपकी अब। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ठीक है, ये समरूपता को पूर्ण करना है। हैन के जो बच्चे होते हैं, यानी कि मुर्गी बच्चे, उनको पुलेट बोलते हैं। जो चूजे होते हैं उनको पलेट भी बोलते हैं, बोलते पलेट। ऐसे कंगारू के बच्चों को क्या बोलते हैं बताइए? तो बोलते JOEY, जॉय भी बोलते हैं। ठीक है, काफ किसको बोलते हैं? ये बछड़ा होता है, बछड़ा गाय का भैंस का जो भी होता है। ठीक है, तो कब क्या होता है? शावक होता है ना, शेर के बच्चे शावक। ठीक है, और पप क्या होता है? ये तो पप्पी आपको पता ही होगा। पप मीन्स जो पिल्ले बच्चे होते हैं वो होते हैं ना, छोटे पिल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। हाउ मैनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? भाई इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के टेंस होते हैं, सबको पता है। कितने हुए आंसर आपके? 3 तरह के काल होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जिसकी स्पेलिंग सही है वो चूज़ कर लिए वो वर्ड। ये है आपका फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब क्या होता है? विदाई। बोलते हैं ना फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह है वही। देखिए वर्ड है लिखा हुआ है, वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इसमें भी वही करना है जो पहले किया था अभी। फेथ माने क्या होता है? विश्वास। और डाउट माने संदेह, यानी कि एंटोनिम है, यानी कि विपरीत अर्थ शब्द है आपके, है ना। ऐसे इंजॉय के लिए क्या हुआ? इंजॉय मतलब आनंद करना। तो सफ़र माने क्या होता है? पीड़ित होना या ग्रसित होना, है ना। अब इसका मतलब इंजॉय का जो एंटोनिम यानी कि विपरीत अर्थ सैड नहीं हुआ। सैड का जो विपरीत अर्थ होता है हैप्पी होता है। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ है। ठीक है ना, और एंजॉय का जो विपरीत होगा सफ़र होगा। सफ़र माने पीड़ित होना या किसी चीज़ से ग्रसित होना। हम बोलते नहीं ये बुखार से पीड़ित है, या किसी चीज़ से या किसी घटना से जो भी पीड़ित होना है, ये है ना। ठीक है, चलिए विपरीत है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपके विपरीत शब्द है, एंटोनिम है जो इसे बोलते हैं। फुल का मतलब पूरा, एम्प्टी का मतलब खाली। ऐसे प्राइड का मतलब गर्व करना होता है। क्या होता है प्राइड का मतलब? गर्व करना होता है। और उसका उल्टा क्या हो सकता है? डिनाउंस। डिनाउंस माने क्या होता है भैया? डिनाउंस माने होता है निंदा करना, निंदा
करना। भाई गर्व करने का उल्टा अर्थ है किसी की निंदा करना, किसी पे गर्व करने का उल्टा उल्टा जो वर्ड होगा क्या होगा, निंदा करना या उस पर दोष लगाना, किसी पर दोष आरोपित करना, दोषारोपण करना ना, ये इसके मीनिंग होते हैं इस वर्ड के, डिनाउंस के। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, ह्यूमैनिटी मतलब तो मानवता होता है, मानवता। और डिफेंडेंट माने क्या होता है, ये अभियुक्त या मुजरिम जिसको बोलते हैं, ठीक है, या मुलजिम। ठीक है, और डिस्प्यूट माने क्या होता है, मतलब होता है रोकना, रोकना किसी चीज़ को रोकना, इसको बाधित करना या मना करना किसी चीज़ करने के लिए। ठीक है, मना करना। चलिए, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपके आ गई हिंदी भाषा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश से केवल 5-5 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें कुछ खास नहीं दिए हुए थे। ठीक है, मेंस के अंदर। ठीक है, 96 क्वेश्चन आपका। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो आपका आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, खालिक बारी किसकी रचना है, तो ये आपकी अमीर खुसरो की रचना है। किसकी, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इन्होंने एक सरस्वती मैगजीन में काम किया था, एक प्रसिद्ध हिंदी मैगजीन थी इनकी, उसके संपादक के रूप में कब नियुक्त किए गए थे, ये किए गए थे सन 1903 में। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, सोर्स यानी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, ये हुआ आपका पश्चिमी राजस्थानी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी में कितने वचन होते हैं बताइए। तो आपको पता है एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।